हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे साथ विश्वरूप है। टॉप 1000 में रैंक उन्होंने अचीव करी है। बहुत यू कैन से बहुत अच्छी रैंक है और काफ़ी मेहनत करी है। इनसे पूरी जर्नी को हम लोग जानेंगे, कैसे किया, कहाँ से पढ़ा, कैसे किया, कितना टाइम लगा एक एक सब्जेक्ट पे, पूरा अच्छे से आराम से बातचीत करेंगे। मेरे पास फीडबैक आया था स्टूडेंट्स का कि सर थोड़ा सा लंबा पॉडकास्ट बनाइए। तो देखते हैं जितना हम लोग कर पाएंगे, पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। विश्वरूप, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप। सर अच्छा हो सर। आप सही है। हाँ, मैं आप भी कैसे एकदम हैं सर? ठीक हूँ। ओके, विश्वरूप, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर मैं बेसिकली कोलकाता के पास से एक छोटे से टाउन से हूँ, रानाघाट करके। ओके। और मैं जॉइंट एंट्रेंस देने के बाद जेई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे नोएडा पे कॉलेज पे एंट्री हुआ था मेरा, उधर ही मैं अपना बीटेक कर रहा हूँ। ओके। और सर जब मैंने बीटेक में एंट्री किया तो फर्स्ट ईयर में मैंने खूब कोडिंग की थी। फर्स्ट ईयर पूरा मैंने बहुत ज़्यादा कोडिंग किया था। हम्म। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ एक मिसिंग लग रहा था, क्योंकि सर ड्रीम था आईआईटी में जाना और वो हुआ नहीं था तब। हम्म। तो सर मैंने सोचा कि, और मेरे सर मैथ स्ट्रांग था, मैं एक्चुअली में मेरा हुआ नहीं था केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स में भी थोड़ा वीक था इसलिए। ओके। लेकिन मैथ्स मेरा जे एडवांस लाइक था उस टाइम पे। हम्म। तो मैंने सोचा क्यों ना गेट के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो मेरे ही कॉलेज में थे एक टीचर जिन्होंने मुझे गाइड किया था तब कि कैसे प्रिपेयर करना है, और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई कोर्स मत खरीदना, सेल्फ स्टडी से करना। तो मैंने तब से सेल्फ स्टडी से ही किया है। मतलब इधर-उधर से ब्लॉग्स पढ़ के हो, यूट्यूब वीडियोस देख के हो, या हम्म। फिर चाहे कोई बुक के कोई पार्ट्स पढ़ के हो, ऐसे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए। फिर मैंने थर्ड ईयर में अटेम्प्ट दिया था, हम्म। और थर्ड ईयर में मेरे 1420 रैंक आया था ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में। और उसके बाद मैंने उसी को और इम्प्रूव किया। फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मैंने पीक्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। ये एक ओके। पॉइंट ये दिक्कत है। और सर मैंने आपके वीडियो से ज़्यादा नहीं देखे थे तब। हम्म। और उसके बाद जब मैंने प्रिपेयर किया तो मेरे जो वीक सब्जेक्ट्स थे मैंने उनको आपकी वीडियोज़ से प्रिपेयर किया था अच्छे से। मतलब ओके। आपकी वीडियोज़ से, हाँ, तो उनसे मैंने एकदम ही नया एक बंच ऑफ नोट्स बनाया था, अपने पुराने नोट्स को कैंसल करके। हम्म। तो उसके बाद अब ये अटेम्प्ट दिया तो थोड़ा-सा बेहतर हुआ। ओके, तो अभी क्या रैंक आई है आपकी। 543। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके, तो क्या आप प्लान कर रहे हो, इस रैंक से आप आगे क्या करना चाह रहे हो। अभी तो सर सोच रहा हूँ कि सामने का मास्टर्स ही जॉइन करने का सोच रहा हूँ मैं, ओके आईआईटीज़ में। ओके ओके। ओके, देखते तो हैं, मैं अब एक अप्लाई तो पीडीएफ कर रहा हूँ आपके हर साथ जगह शेयर पे। कर दूंगा। उस पीडीएफ में काफी कुछ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लास्ट रैंक एंड सॉन। शायद मैंने आपके साथ शेयर करी है कि नहीं करी अभी, नहीं करी है शायद नहीं, ना। नहीं सर। हाँ, ओके ओके, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप अपना बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा आप वो चूज कर पाओगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको आईआईटीज में एमएस करने को मिल सकती है। ओके, ओल्ड आईआईटीज में आप आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आई विल शेयर द डिटेल्स विद यू। ठीक है। ओके। सो जी सर। ओके, सो शायद डॉग्स की आवाज आ रही है आपको, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इनको। दिन में करें पॉडकास्ट तो दिक्कत है, रात में करें तो भी दिक्कत है, तो ओके, सो खैर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इस बारी। जैसे आपने कहा कि पूरा सेल्फ स्टडी करा, तो एक एक बात मैं और स्टूडेंट्स को सभी को बता देता हूँ। जो भी सेल्फ स्टडी से रैंक लेकर के आते हैं ना, उनकी एक्चुअल रैंक बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, बट फिर भी उनकी रैंक लो आई है। बट एट द एंड ऑफ द डे, जिस भी कॉलेज में वो जाएंगे, दे विल बिकम अ स्टार, दैट इज फॉर श्योर, दे विल बिकम अ राइजिंग स्टार। ओके, जस्ट बिकॉज उनकी सेल्फ स्टडी की आदत है, उनकी बुक्स पढ़ने की आदत है, उनको ऑलरेडी चीजें आती हैं बहुत ज्यादा। जो सेल्फ स्टडी करके आएगा उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, बजाय कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट के। ओके, तो फाइनली जब आईआईटीज में जाते हैं जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स, ये मैं नहीं बता रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में गया था, तो वहां पे 500 रैंकर्स, कुछ 600 रैंकर्स थे जो एमटेक आरए में या एमएस करने के लिए आते हैं। देयर नॉलेज वाज वे बियॉन्ड अस। ओके, तो जो भी अस मींस मतलब जो भी टॉप 100 रैंकर्स थे, जो भी एमटेक टीए करते हैं, 2 साल का जो कोर्स होता है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे में डायरेक्ट एडमिशन होता है, टॉप 100 रैंकर्स वाले डरते थे सब्जेक्ट्स लेने से। बट जिनकी रैंक काफी पीछे थी, वो सारे वो सब्जेक्ट्स उठा रहे थे और वो पढ़ भी रहे थे।
वाई? जस्ट बिकॉज उनकी बुक पढ़ने की आदत थी, उनको नॉलेज गेन करने की आदत थी और उनकी मेहनत करने की बहुत ज्यादा आदत थी बजाय दूसरे स्टूडेंट से। ओके, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू विश्वरूप, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है। आप थैंक यू जहां सर। पे भी जाओगे यू विल बिकम अ स्टार डेफिनेटली, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी जिस हिसाब से थैंक मैं यू सर। समझ पा रहा हूँ। आप बता रहे हो आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने और बहुत कुछ किया है, तो ऐसा नहीं किया है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन जी किया हो सर। और वहां से सारे बस पकी पकाया सब कुछ मिल गया और वही सब पढ़ा और वहीं से रैंक ले आए, वहीं से शॉर्टकट्स पढ़े, याद करे चीजें एंड सो ऑन, ऐसा नहीं किया आपने, कंसेप्ट बिल्डअप्स किए हैं, तो यू विल डेफिनेटली शाइन इन नियर फ्यूचर। ओके, ठीक है। सो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही विश्वरूप? सर प्रिपरेशन तो जैसे थर्ड ईयर में मैंने जब स्टार्ट किया था तो तब मैंने 7-8 महीने का टाइम दिया था फर्स्ट हम्म अटेम्प्ट से पहले। हम्म तो उस टाइम पे मैंने लगातार सारे सब्जेक्ट्स के पहले तो को कंप्लीट किए थे। मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, 6-7 महीने एकदम सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दिया था। मतलब ओके दिन-रात लगा के जितना टाइम लगे, हम्म सिर्फ एक-एक सब्जेक्ट पकड़ता था, उसके कंटेंट्स बनाता था, अपने से नोट्स बनाता था सही से। फिर अगर कुछ लगे कि थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे बन रहे हैं कि नहीं, वैसे उसके कुछ नोट्स बना लिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिए थे, कुछ इंस्टीट्यूट्स के। उनके टेस्ट सीरीज़ करता था और उसके बेसिस पे रिवीजन करता था। फिर वही टेस्ट सीरीज़ वगैरह कम 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करके मैंने टेस्ट दिए थे पहली बार। ओके फिर जब सेकंड अटेम्प्ट मेरा स्टार्ट हुआ तो अब क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, 7-8 महीने में सब कुछ किया था पिछली बार। तो हम्म उस ट इसलिए मेरा क्या हुआ था कि कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स जो मेरे को पहले से आते थे, जैसे एल्गोरिथम्स, प्रोग्रामिंग, इन सी, डेटा स्ट्रक्चर, इनमें मेरा थोड़ा-सा कमांड था क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने कोडिंग किया था। हम्म तो मैंने उसको ज़्यादा हल्के में ले लिया था, तो थोड़ा-सा उस पे और ज़्यादा फोकस किया। हम्म और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आपके वीडियो से प्योर पूरे एकदम देख के फिर से मैंने नोट्स बनाए अच्छे से। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सीरीज आपका पूरा कंप्लीट किया मैंने, उससे अच्छे से नोट्स बनाए थे। ओके, डिस्क्रीट आपने कितने और टाइम में कंप्लीट किया? सर डिस्क्रीट क्योंकि मुझे तो सब कुछ देखना नहीं था, बहुत चूज़े टॉपिक्स थे जो मेरे को सही से नहीं आते थे, उनको देखा था। तो मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, कुछ 3-4 दिन में मैंने किया कर लिया था, पूरा प्लेलिस्ट एक बार गो थ्रू कर लिया था। ओके मतलब लेकिन उसमें बहुत मेहनत भी लगी थी, ऐसे नहीं, क्योंकि लेंदी है आपके वीडियोज़, उसको समझने में, रिप्ले करके वीडियोज़ को नोट्स बनाने में। तो मतलब वो 3-4 दिन मुझे पूरा दिन में एटलीस्ट 10 घंटा, 8 घंटा तो एटलीस्ट हर दिन देना ही पड़ रहा था, 3-4 दिन में था। ये तो 3-4 दिन में, अच्छा आपने मतलब सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही किए थे इसमें से? लेकिन सर सिलेक्टेड भी ऐसे नहीं कि बहुत कम, आपके जो टोटल वीडियोज़ होंगे उसके एटलीस्ट 60% तो मैंने वीडियोज़ देखे ही है, ओके, बट 3-4 जो दिन में तो टोटल कैसे प्लेलिस्ट होगा? है। थोड़ा सा शायद, या तो आप भूल रहे हो, 3-4 दिन में सर तो। 2x 2 अच्छा, सर 2x 2x स्पीड में कर लिया। यस सर, ओके 2x ओके स्पीड में कर लिया था। और सर आपने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उनको मैंने स्किप कर दिया था। मैं सिर्फ टॉपिक्स को अच्छे से देख रहा था। और क्योंकि आप ज़्यादातर तो पीवाईक्यू से सॉल्व कर रहे थे, तो सर मैंने सोच लिया था कि पहले कर लेते हैं, फिर मैं पीओएस का अलग से टाइम दूँगा। सर 3-4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता ऐसा कुछ लगा था। ओके। 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगा था मुझे। तो ये एक अच्छा पॉइंट बोला है विश्वरूप ने, जो भी स्टूडेंट ये देख रहा है पॉडकास्ट, तो अगर आपको है कि मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप थ्योरी देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज ये रीच में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत लंबी है, ये होगी नहीं कंप्लीट, और बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बट द ओनली थिंग इज अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत आराम से हो सकता है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और डीबीएमएस में आपको कितना टाइम लगा था करने में? सर डीबीएमएस में भी वैसे ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से मैंने देखे थे, ऐसे तो नहीं पूरा देखा था। ओके तो ओके उसमें भी वही 1 हफ्ता 10 दिन कि 12 दिन ऐसा कुछ टाइम देके मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। अब तो सिलेक्टेड टॉपिक में वही, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही कम देखे थे, उसमें भी मेरे को 60-70% वीडियोस तो देखने ही पड़े थे। क्योंकि मुझे जो टॉपिक्स आते थे उन पे भी मुझे फ्लॉ पता चल रहा था आपके, जब मैं वीडियोस देख रहा था। उसके अंदर की कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आते थे पहले, इन डेप्थ समझ नहीं आते थे। जैसे आप हमेशा बोलते थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो कनेक्शन है, हम्म मतलब फंक्शंस वगैरह कैसे उस पे एक्चुअली में क्या कर रहे हैं बैकएंड में, तो वो धीरे-धीरे मुझे क्लियर होने लगे। और सर उसके बाद क्या होता था कि मेरे जो दोस्त हैं, जो लोग इंटरव्यूज़ देते थे, तो उनको मैं आपके हाल में डीबीएमएस बताता था। उनको भी ऐसे ही समझाता था कि देखो ये एक्चुअली में मैथ्स ही है, तो उनको भी मज़ा आता था। तो ये
तो ठीक है, तो मतलब तो मतलब मैं ये समझ सकता हूँ आपकी बात से कि आपने जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था उसके बाद सेकंड टाइम में यू हैव जस्ट फिल द पैचेस, जो भी आपके पैचेस बच गए थे आपने फटाफट मेरे वीडियो से उनको कवर अप किया। हाँ सर। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, और आपको चैनल के बारे में पता कैसे लगा था, मेरे चैनल का कैसे आइडिया लगा आपको? सर चैनल का तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि मतलब थर्ड ईयर में जब मैं प्रिपेयर करता था, तब जब भी मुझे कोई पीवाईक्यू में डाउट आता था, जब थोड़ा बहुत तो पीवाईक्यू सॉल्व करता था मैं तब भी, तो उसको जब मैं यूट्यूब में एज इट इज कॉपी पेस्ट करता था तो आपके वीडियोस आ जाते थे, उसके ओके एक्सप्लेनेशन दिखता था। क्योंकि ओके। आप शायद उस टाइम पे ज्यादा गेट के पीवाईक्यूज के वीडियोस बनाते थे उस टाइम पे, हाँ, हो सकता है। मतलब एकदम स्टार्टिंग के टाइम। ओके, तो आपके हिसाब से बेस्ट वे क्या होना चाहिए, किसी आप क्या सजेशन देंगे स्टूडेंट्स को कि मतलब वो मेरे वीडियोस को देखें और उसके बाद मतलब काम भी जल्दी जल्दी कर सके, तो क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? मैं तो कहूंगा कि सेल्फ स्टडी करे, बेस्ट है वो। क्योंकि मुझे मुझे नहीं लगता इतने महंगे महंगे कोर्सेस है अभी मार्केट में, मतलब उसको अगर एक गाइडेंस मिल जाए और कंटेंट अगर कोई बोल दे कि इधर से कर लो, तो मुझे नहीं लगता पेड कोर्सेज की जरूरत है। क्योंकि सर ऐसा भी नहीं है कि जैसे मेरा 543 रैंक का है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने 4 मार्क्स सिले मिस्टेक करके आया हूँ मैं। हम्म और वो मुझे पता चल के जिस दिन मैं एग्जाम दे देखा है उसी दिन मेरे को पता चल गया वो। तो हम्म। सर वो 4 मार्क अगर मेरे सही होते तो मेरा 543 रैंक नहीं होता, मेरा 300 के आसपास रैंक हो जाता। बिल्कुल तो सर इसका मतलब सर सेल्फ स्टडी से आराम से 300 के अंदर रैंक लाया जा सकता है। ये तो मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए मेरा थोड़ा सा स्लिप हो गया रैंक। बिल्कुल। तो सर मैं तो कहूँगा डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करें, कोर्सेज कंटेंट्स अवेलेबल है इंटरनेट में। उनको चाहिए तो थोड़ा गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए वो क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे कनेक्ट कर सकते थे, उनको बोल सकते हैं कि चाहे आपका व्हाट्सएप नंबर अगर मिल सकता है कि नहीं, पूछ सकते हैं उनसे। तो मुझे लगता है आराम से हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, जस्ट टू समराइज, जो विश्वरूप कहना चाह रहे हैं वो यही है कि यू शुड गो विद सेल्फ स्टडी, है ना? अब कोर्स परचेज करने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बट द ओनली थिंग इज आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, क्योंकि हाँ एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। मतलब आप जैसे काम कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग वैसे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको लगता है आपकी रीच में है, आप मेहनत कर सकते हैं, यू शुड गो विद फ्री कोर्सेज। लेकिन अगर आपको डाउट लगता है, यू कैन गो विद पेड कोर्सेज ऑल्सो, कि कल को कोई पॉडकास्ट देखेगा और उसके बाद ये ना कहे कि फ्री कोर्सेज के बारे में कहा गया था और हमने फ्री कोर्सेज करे बट हमारी रैंक नहीं, हम पढ़ नहीं पाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑल अप टू यू, है ना? यू आर इनफ मैच्योर, आप सब लोगों को पता है अच्छे से कि क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए। तो अगर डर लगता है आपको, परेशानी लगती है, गाइडेड प्रिपरेशन की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, देन यू शुड गो विद फ्री कोर्सेज। हाँ, बट मेहनत करने की आदत आपको फ्री कोर्सेज से ही बनेगी, है ना? और वही मेहनत करने की आदत आपको बहुत आगे पहुंचा सकती है जब आप किसी अच्छी कॉलेज में एंटर करेंगे। बट अगर आप किसी कोचिंग के प्रोडक्ट रहेंगे, चाहे आपकी कोई भी रैंक हो, फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे द बेसिक सिनेरियो इज, मेहनत कम करी गई है आपसे, रैंक आपकी अच्छी आई है, जस्ट बिकॉज आपने एक शॉर्टकट पाथ लिया था। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको वहां पे परेशानी महसूस है, बट इट्स ऑल अप टू यू, है ना? आप किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एंड सो ऑन। ओके, सो बेस्ट वे आपको क्या लगता है कि स्टडी करने के लिए? चलो ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया कि सेल्फ स्टडी से करना चाहिए। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ये डाउट आते हैं मेरे पास कि वीडियो सर बहुत लंबे हैं, हमारे से कंप्लीट नहीं होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या करना चाहिए? तब सर मैंने तो, मेरा एक दोस्त है जो इस अब स्टार्ट कर रहा है गेट का प्रिपरेशन, तो उसने भी मेरे से पूछा था कि कहाँ से प्रिपेयर करें, मैंने तो आपके चैनल को सजेस्ट किया है। तो वो भी कर रहा है आप ही के चैनल से डिस्क्रिप्ट मेथड से। वो बोलता है कि वो तो बहुत लेंथी है सारे वीडियो, तो बोलता है। लेकिन सर वो अभी स्टार्ट ही कर रहा है, लेकिन वो भी अच्छा खासा स्पीड में कर रहा है। ऐसे मैंने उसको, वो मतलब जिस स्पीड में कर रहा है शायद 20-25 दिन में आपका डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट खत्म कर देगा वो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और ओके। तो बेसिकली क्या है ना, अगर डेडिकेटेड रहे कोई कि उसके पास पूरा दिन खाली है। अब कोई कोई क्या तो है कि जॉब के साथ करता है या फिर जब फाइनल ईयर पे रह के करता है, क्योंकि वो तो पास आउट हो रहा है, तो उसके बाद अभी पूरा खाली टाइम है। तो अगर पूरा खाली टाइम है तो दिन में आराम से 8-10 घंटा लगातार कर सकता है।
तो हो जाएगा वो तो 20-25 दिन में निपटा ही सकता है आपके प्लेलिस्ट को। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैंने पॉडकास्ट अभी और भी किए हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ, और जो कॉलेज गोइंग है वो भी 3 महीने में, 2 से 3 महीने में ऑन एन एवरेज सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है तो मतलब अगर आप सीरियस हैं, द ओनली थिंग इज आप सीरियस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के डर रहे और उसके बाद लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा एंड सो, ऐसे नहीं होता भाई, है ना। आपको आगे चल के जब आईआईटीज में जाओगे, एक सिंपल बात आपको और बताता हूँ, मेरे को एक याद आ रहा है, एक सिनेरियो मुझे याद आ रहा है। ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट था एक हमारा आईआईटी बॉम्बे में, मैंने वो लिया था। और उसमें क्या था कि टीचर्स जो प्रोफेसर है वहां पे वो सिर्फ थ्योरी बताएंगे आपको और हल्के फुल्के मैथमेटिकल कंसेप्ट बताएंगे, कोडिंग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। 15 दिन का टाइम था, एक असाइनमेंट हमारे को सबमिट करनी थी और 700 पेजेस की बुक सर ने दे दी थी हमारे को। उन्होंने कहा था कि ये बुक है कोडिंग की, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो और उसके बाद ये प्रोजेक्ट बना करके ले आओ। तो 15 दिन में 700 पेज की किताब आप कैसे कंप्लीट करोगे और कैसे पढ़ोगे और क्या करोगे, मुझे ये बताओ। ओनली थिंग इज आपको इंटेलिजेंसी के साथ काम करना आना चाहिए, है ना। कि बीच में से कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्या देखना है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे लेकर के जाएंगी, है ना। अब जैसे फर्स्ट टाइम मेरे को और भी याद आ रहा है, फर्स्ट टाइम पे हमारे को एक वेब पेज बनाना था। एक मैंने और स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट किया था, सिद्धांत के साथ। उसने मुझे बताया था कि सर मेरे को आपके बारे में पता है, आईआईटी बॉम्बे की साइड से लगा था कि मैं आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स को देखता रहता था, एमटेक के जो भी स्टूडेंट्स हैं की प्रोफाइल विजिट करता रहता था। तो रैंडमली आपकी प्रोफाइल मैंने विजिट करी वहाँ पे, और वहां से मुझे आपके बारे में पता लगा था। तो वो जो भी हमने पेज बनाया था उसके लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया था, अलग अलग वेब टेक्नोलॉजीज का। और एक ही बारी में सिर्फ वही बात है, आई थिंक 1 वीक का टाइम था हमारे पास, और सारी टेक्नोलॉजीज हमारे को एक्सप्लोर करनी थी। और उस एक्सप्लोर तो करना छोड़ दो, उसके बाद उसमें कोडिंग भी करनी थी और वेब पेज बना करके तैयार करके देना भी, है ना। तो द ओनली थिंग इज मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट, ये कैसे लेना है ये आपको खुद से सीखना पड़ेगा। और जितनी मेहनत करते जाओगे, जितनी स्पीड बिल्डअप करते चले जाओगे, आगे आपका उतना ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप ढीले ढाले बन के बैठे रहोगे कि नहीं जी नहीं, इतने इतने हैं मेरे से तो नहीं होगा। और कई कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथमेटिकली हिसाब लगाने बैठ जाते हैं कि 300 घंटे की प्लेलिस्ट है, कैसे कंप्लीट होगी, क्या होगा। तो रियली आई एम सॉरी, इस तरीके से भाई काम नहीं चलेगा आप लोगों को, ना। ओके, तो ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर हैं। वो तो ऐसे भी हाँ, कर सकते हैं कि सर वो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस जैसे आपने पीवाईक्यूज के बहुत सारे सॉल्व कर रखे हैं, उन वीडियोस को हो सकता है कि पहले टाइम वो छोड़ दें, जैसे बस सिर्फ कंसेप्ट को नोट्स में कन्वर्ट कर ले। फिर जब वो खत्म हो जाए फिर वो पीवाईक्यूज लगाने के वक्त आपके उन वीडियोस को हेल्प ले, अगर उससे ना बने तो उसको रेफर करे। ऐसे वो जल्दी कर सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे दैट्स व्हाट आई लगता एम है। सेइंग। ये सब जो भी आइडियाज है ये आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे। काम तो देखो करना पड़ेगा, अगर आप बिना काम के सोचें कि हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला, है ना। तो यू हैव टू डू जी लेबर, सर। है ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज का क्या रोल रहता है, मतलब पीवाईक्यूज कितने करने चाहिए, कितने इयर्स के, कैसे करने चाहिए, आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी पीवाईक्यूज को? सर पीओक्यूज तो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर टेस्ट सीरीज भी थोड़ा बहुत कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं, लेकिन पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे इसलिए, वो तो मैटर करता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि पीवाईक्यूज जब हम लोग अच्छे से मतलब एक क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उसके बैकएंड में क्या कंसेप्ट अप्लाई हुआ है उसको समझते हैं, फिर उसके लिए अगर कोई आर्टिकल पढ़ना पड़े उसको पढ़ते हैं, उससे फिर नोट्स बना लेते हैं उस चीज को। तो क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। कि अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर बन जाए तो मैक्सिमम वो कौन से टॉपिक्स को टच करेंगे, या फिर कितना डेप्थ तक पहुंच सकते हैं उस टॉपिक के, तो इसका एक आइडिया लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम अच्छे से वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि अगर टफ पेपर आ जाए। और सर जनरली क्या होता है, जो अभी क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर्स बनते थे गेट के, तो सर उन क्वेश्चंस पे ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अभी टच किया जा रहा है धीरे धीरे अभी के टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स में। तो मैं तो कहूंगा जितने क्वेश्चन जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स है सारे कर लेना बेस्ट है कि। बिल्कुल। और उन पे मैंने बहुत टाइम दिया था, 2-3 महीने मैंने सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व किया था, पीवाईक्यूज के नोट्स बनाए थे मैंने। एक बात मुझे और याद आ रही है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक लास्ट ईयर आया था, है ना। और वो एज इट इज था, कुछ 1990s का कुछ क्वेश्चन था, वो एज इट इज आ रखा था, है ना, मतलब पूरा स्टेप्स भी वही जी थे, सर। एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दे दिया था।
तो ये चीज मत मान के चलना कि पिछले 10 साल के करूंगा उसी से सब कुछ हो जाएगा। जितने आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं मेरे हिसाब से पिछले 30 इयर्स के एटलीस्ट आपको पीवाईक्यूज सारे सॉल्व करने चाहिए ना, सो वो दैट विल बेस्ट है हेल्प सर। यू अ लॉट। उससे आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और जैसे विश्वरूप ने बताया कि होता क्या है जनरली जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 10 साल के करके चले जाते हैं, बाकी सब नहीं देखते हैं। बट पीवाई क्यूज से आपको ये पता लगेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है ना। तो जिस जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट कम है उस पर आप कम फोकस कर सकते हैं। तो गेट इज ऑल अबाउट कि आप ये नहीं मैटर करेगा कितना पढ़ रहे हो, ये ज्यादा पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है ना। जो नहीं पढ़ना है आप उसके पीछे पड़े रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने पास से भटक जाओगे एंड यू विल फॉल इन अ ट्रैप, और अल्टीमेटली आपकी रैंक नहीं आ पाए, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए इन पे। ओके। हाँ। और टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा, मतलब आपको टेस्ट सीरीज ने कितना हेल्प किया, जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली थी? सर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज तो थोड़ा टफ लेना चाहिए। ओके। ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में मैंने जहाँ का टेस्ट सीरीज लिया था वो टेस्ट सीरीज थोड़ा सा इजी था, तो मुझे उसमें आराम से मार रहे थे और मुझे समझ नहीं आया था कि पेपर का लेवल कहाँ तक जा सकता है। और 22 का पेपर तो सर बहुत टफ था, मतलब इस साल के मुकाबले तो बहुत ज्यादा टफ था 22 का पेपर। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल शॉक हो गया था 22 का पेपर देख के। तो इस साल मैंने एक्चुअली में प्रिपरेशन ऐसे लिया था कि जितना भी टफ हो जाए मेरा अच्छा ही जाए। तो इस बार का टेस्ट सीरीज भी मैंने टफ चूज किए थे, और मेरे चाहे मार्क्स आए या ना आए, मैंने उनके सारे, मैं तो सर ऐसा करता था पीवाई क्यूज में भी और टेस्ट सीरीज में भी, जब मैं वन गो में कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस ले लेता था तो उनको सॉल्व करता था। तो सॉल्व करने के बाद एक टाइम फ्रेम रखता था, इनमें मुझे ट्राई करने हैं इतने सारे क्वेश्चन। अब करने के बाद मैं एक एक क्वेश्चन लेके बैठता था, उस अगर जो गलत हुए हैं तो उसके पीछे का क्या टॉपिक है, उनमें मुझे अगर आर्टिकल पढ़ना है तो उसको आर्टिकल पढ़ो। उससे अगर कोई टॉपिक लिख, मैं एकदम क्वेश्चन नंबर दे के फिर टॉपिक लिख के फिर उसके अलग से नोट्स बनाता है हैंड रिटन। तो मेरे पीवाईक्यू के भी अलग नोट्स थे, टेस्ट सीरीज के भी अलग नोट्स थे। तो ऐसे टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाने चाहिए, और थोड़ा टफ तो अच्छी बात है। बहुत और अच्छा, बहुत ऐसा भी अच्छा। है कि सर जब, और सर मैं क्या करता था कि जैसे पीवाईक्यू के नोट्स बन गए, और उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद क्या करता था, उन नोट्स को और एक बार मेरे सामने रख के एक बार गो थ्रू करते करते उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके लिखता रहता था। तो मतलब उसका भी एक शॉर्टर वर्जन बनाता था मैं, ताकि बाद में मुझे पूरा का पूरा उसको फिर से रिवाइज ना करना पड़े, मैं शॉर्ट वर्जन को एक बार देख लूं तो मेरा काम हो जाए। तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बना लेता था मैं, ऐसे दैट्स गुड। करता था मैं। तो मतलब सिंपल ऐसे में मैं सोच सकता हूँ जैसे आपने किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग टाइप फॉलो किया आपने। मतलब क्वेश्चन देखा, अगर नहीं सॉल्व हो रहा, उसके पीछे की सारी थ्योरी आपने पढ़ डाली, सारा कुछ जो आर्टिकल समझ में आए वो पढ़ डाले, उसके बाद उसके नोट्स बना दिए, और उसके बाद उसके फिर आगे और शॉर्ट नोट्स बना दिए। तो मतलब आपने, आपकी लिखने की आदत बहुत हाँ अच्छी रही होगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। और जो भी स्टूडेंट्स लिख सर, लिख के मेरे काम सर करता है बहुत ना। नोट्स हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, क्या क्या कह रहे थे मेरे विश्वरूप आप? नोट्स हैंड रिटन बहुत सारे हैं। हम्म। सर मैं कह रहा था कि मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे टेबल के ऊपर बंचेस पड़े हुए पेपर्स के सर, मेरे हैंड रिटन नोट्स के। सर, दैट्स ऐसे है गुड। सर। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि लिखने की आदत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो भी स्टूडेंट लिखने का आलस करता है ना, कि रैंक आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में चीजें छपती हैं। ठीक है, तो जैसे ये जैसे विश्वरूप बता रहे हैं कि पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर सॉल्व हो गया अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो उसके पीछे की सारी थ्योरी पढ़ डाली, और थ्योरी के सारा फिर लिख भी डाला। लिखने के बाद आपके माइंड में सारी चीजें फिट हुई। उसके बिना अगर आपने सिंपल रीड कर करके बढ़ते चले जाओगे ना, बिलीव में 15 दिन के बाद आपको, 15 दिन तो बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, हफ्ते बाद भी आपको याद नहीं आएगा वो टॉपिक क्या था, पढ़ा क्या था, कहाँ से क्या लिया था, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो बेटर है आपके पास लिखा हुआ सारा कुछ होना चाहिए। और मैं हमेशा समझाता हूँ, आप गेट के लिए अभी तैयारी नहीं कर रहे हो, आप गेट से 2 महीने पहले की तैयारी कर रहे हो कि 2 महीने लास्ट के आपने क्या करना होगा, दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर यू। वहां पे आपको क्या करना है, उसके लिए आप सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा करना है। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आलस बिल्कुल मत करना, जितना हो सके लिखना, जितना हो सके नोट्स बनना, दैट विल रियली हेल्प यू। नहीं तो बाद में अभी आप आलस करोगे। मैंने यहाँ तक भी देखा है स्टूडेंट्स को, कुछ कुछ तो सिंपल वीडियोस देखते चले जाते हैं, नोट्स लिखते ही नहीं है। उनको लगता है ठीक है यार, चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ, फटाफट वीडियोस देखते चले जाओ, हैंड्स ऑन। उससे कुछ भी नहीं होगा, नेवर, यू विल नेवर गेट एनीथिंग, है ना। उससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि फिर वही बात है, आप रिवाइज कैसे करोगे? सिंपल भाषा में बात करो, अगर आपने वीडियोस देख लिए हैं तो रिवीजन कैसे करोगे? फिर दोबारा वीडियोस देखोगे क्या?
नहीं हो पाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सब लोगों को व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो विश्वरूप आपका ज्यादातर फोकस किस पे रहता था, थ्योरी पे या क्वेश्चंस पे? सर थियरी पे सर। मैं ओके। थियरी ज्यादा पढ़ता था, मतलब, और मुझे मजा भी आता था। स्टैनफोर्ड के पेपर्स जो पब्लिश होते थे उनको पढ़ना, ऐसे चीजें, या फिर कोई कहीं पर लिखा हो किसी ब्लॉग में कि इस बुक के इस चैप्टर के इस पार्ट को पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ ले, उससे नोट्स बना लेना। मैं पीआईक्यू भी जब सॉल्व करता था क्वेश्चन, तो मैं सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता था, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट पढ़ने में मैं बहुत ज्यादा टाइम देता था, ताकि दूसरी बार अगर कुछ उस कंसेप्ट से कुछ आए तो मैं कनेक्ट कर पाऊँ। क्योंकि सर ऐसा तो नहीं कि उस टॉपिक के जिस पार्ट को उस क्वेश्चन में टच किया गया हो, दूसरे किसी क्वेश्चन में सिर्फ उसी पार्ट को टच करे, उसी टॉपिक के दूसरे किसी चीज से उसको टच करके नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल, इसलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं विश्वरूप जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अल्टीमेट आपके एफर्ट्स हैं, और आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है, और आई होप आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे बहुत अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करेंगे, या जो भी आपके एम है आप उन फुलफिल कर पाओगे। वैसे आपका इंटरेस्ट किस जगह पे है, रिसर्च में जाने का है या प्लेसमेंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्या करना चाहिए? सर प्लेसमेंट लेना है ठीक, लेकिन थोड़ा आर एन डी सेक्टर्स में, मतलब जो कॉर्पोरेट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, मुझे थोड़ा उन पे फोकस है ज्यादा, जो साइंटिस्ट पोजीशंस होते हैं कॉर्पोरेट्स में। मैं आप गेस कर ही पा रहा था, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि आप पेपर्स वगैरह पढ़ते हो, करते हो। मुझे लग ही रहा है कि आपका स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट है, यू आर एकेडमिकली साउंड पर्सन। मेरी सजेशन भी यही रहेगी, आपको आर&डी की तरफ ही जाना चाहिए। दैट विल हेल्प लॉट, बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो यू कैन गो फॉर पीएचडी ऑल्सो, पोस्ट डॉक ऑल्सो, है ना। और उसके बाद भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि पीएचडी करेंगे तो प्रोफेसर ही बन के रह जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। बहुत नहीं, ऐसा कंपनीज नहीं में है। बहुत जगह पे बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती हैं, है ना। इवन आफ्टर पोस्ट डॉक भी करते हैं लोग, और उसके बाद भी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब करते हैं। तो ये चीज मत मान के चलना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, समझा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को यही कहते हैं कि सर पीएचडी सजेस्ट मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हम टीचर बन के रह जाएंगे एंड सो ऑन। तो ऐसा नहीं होता, है ना। बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं, और वर्क लाइफ बैलेंस और एक प्रॉपर अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क चाहते हो, देन यू शुड गो। सर्च से जो आप आगे हासिल कर सकते हो, वो एकदम तो नहीं पता लगेगा आपको, बट आगे आने वाले सालों में बहुत पता लगेगा। ओके, जी। ठीक है विश्वरूप, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आई होप सब स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगा होगा। तो आप आपके जो भी डाउट्स है विश्वरूप से, आई होप विश्वरूप भी आंसर करेगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी आंसर करूंगा। जी। तो ये हम जब भी पॉडकास्ट पब्लिक करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स होंगे आपके वो मैं भी आंसर करूंगा और विश्वरूप भी आंसर करेंगे। ठीक है? चलिए, ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।